यूपी बोर्ड बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में नर व मादा युग्मक क्या हैं और ये कहाँ बनते हैं। यानी बताना है कि मनुष्य में नर और मादा युग्मक क्या होते हैं और कहाँ पर बनते हैं। तो नर युग्मक होता है शुक्राणु और मादा युग्मक होता है अंडाणु। नर युग्मक जो शुक्राणु होता है ये कहाँ बनता है, तो पुरुषों के वृषण में बनता है। और जो मादा युग्मक अंडाणु होता है ये अंडाणु स्त्रियों के अंडाशय में बनता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, मनुष्यों में लैंगिक जनन में नए प्राणी का निर्माण कैसे होता है। लैंगिक जनन में नए प्राणी का निर्माण यानी नया प्राणी कैसे बनता है, तो शुक्राणु तथा अंडाणु के संयुग्मन से युग्मन बनता है। यानी जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और युग्मनज से या जायगोट से विकास होता है। जो जायगोट होता है, जो युग्मनज होता है, उसका भ्रूणीय विकास होता है। और भ्रूणीय विकास होने के बाद पूरे शरीर यानी पूर्ण जंतु का निर्माण हो जाता है। इस तरह से नए प्राणी का निर्माण होता है या विकास होता है। अगला प्रश्न है, किन जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। तो उभयचर या जल स्थलीय जंतुओं में बाह्य निषेचन पाया जाता है। यानी कि जैसे मेढक है तो मेढक में निषेचन जो होता है ये शरीर से बाहर जल में होता है, तो इसे ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्त्री के अंडाशय में कौन से दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं। जो स्त्री का अंडाशय होता है उसमें कौन से दो प्रमुख मादा हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ये मादा हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है। तो अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से, अंडाशय का जो कार्पस ल्यूटियम होता है वहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, गर्भधारण से क्या अभिप्राय है, यानी प्रेगनेंसी से क्या मतलब है। गर्भाशय में पहुंचकर यदि प्रारंभिक भ्रूण गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है या आरोपित हो जाता है तो उसे ही गर्भधारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बांझपन किसे कहते हैं। बांझपन क्या है, तो मानव समाज के ऐसे दंपत्ति जो संतानोत्पत्ति करने में असफल रहते हैं बांझ कहलाते हैं और इस अक्षमता को बांझपन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक बांझपन तथा द्वितीयक बांझपन में क्या अंतर है। तो प्राथमिक बांझपन में स्त्री गर्भवती नहीं होती है। जो प्राथमिक बांझपन है इसमें स्त्री गर्भवती नहीं होती है, जबकि जो द्वितीयक बांझपन है इसमें स्त्री गर्भवती तो हो जाती है परंतु समय से पूर्व गर्भावस्था के बीच में ही गर्भपात हो जाता है। अगला प्रश्न है, परकनली शिशु क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। तो यह तकनीक है जिससे बांझ दंपत्ति संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने ऐसी विधि का आविष्कार किया है जिनके प्रयोग से बांझ दंपत्ति जो होते हैं उनके संतानें पैदा हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, पहले परकनली शिशु का क्या नाम था। सबसे पहला जो परकनली शिशु था, टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था लुसी जोय ब्राउन। लुसी जोय ब्राउन। बता दें कि संसार के पहले परकनली शिशु का जन्म 25 जुलाई सन 1978 में ब्रिटेन के ओल्घम शहर में हुआ था। मतलब अगला प्रश्न है, पहले परकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहले परकनली शिशु का जन्म स्टेप्टो एवं एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिकों के प्रयासों से 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओल्घम शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्या शिशु परखनली तकनीक बांझपन दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये तकनीक क्या बांझपन को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। तो भारत जैसे विकासशील देश में यह तकनीक बांझपन दूर करने में सहायक सिद्ध हुई है। यद्यपि तकनीक महंगी होने के कारण इसका लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी बांझपन दूर करने में सहायक सिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रजनन से क्या अभिप्राय है। तो प्राणियों में संतानोत्पत्ति की क्रिया को प्रजनन कहा जाता है, यानी संतान पैदा करने की क्रिया ही प्रजनन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव में प्रमुख जनद कौन से होते हैं, यानी गोनेट्स कौन से होते हैं। तो मानव में प्रमुख जनद या गोनेट्स, नर अगर देखा जाए तो नर में वृषण होते हैं या टेस्टिस होती है तथा मादा में अंडाशय या ओवरीज होती हैं। अगला प्रश्न है,
किसी द्विलिंगी जंतु का नाम बताइए। तो द्विलिंगी जंतु वो जंतु जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं एक ही जीव में, उसे द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। तो यहाँ पर केचुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय की दीवार को गर्भधारण करने के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? गर्भाशय की जो दीवार है उसको गर्भधारण करने के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन अक्षमता के मुख्य कारक, यानी स्त्रियों में कौन सी कमी होती है तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं? तो स्त्रियों में जनन अक्षमता के प्रमुख कारकों में अंडाशयों में अंडजनन एवं अंडोत्सर्ग की गड़बड़ी, यानी अंडजनन ना हो सही से या अंडोत्सर्ग की गड़बड़ी हो, अंडा सही से उत्सर्जित ना होता हो 14वें दिन, गर्भाशयी नालों तथा गर्भाशय की असाधारण संरचना हो, गर्भाशय एवं योनि में संक्रमण हो, तो ये कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब शुक्राणु अपने पुच्छ की सहायता से रेंग कर गर्भाशय से होते हुए गर्भाशयी नालों में चढ़ते हैं और इनमें अंडाणुओं से निषेचन करते हैं, तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अंतर्जीवी निषेचन। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र में घटने वाली अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? तो मासिक चक्र की विविध प्रवस्थाओं को 3 चरणों में बांटा गया है, रजोस्राव प्रावस्था, पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था और पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र में पुटिका से अंडाणु कब मुक्त होते हैं? तो मासिक चक्र के प्राय 14वें दिन पुटिका अंडाशय की सतह पर फटकर अंडाणु को मुक्त करता है, यानी मासिक चक्र से 14वें दिन अंडा निकलता है। अगला प्रश्न है, पुटिका प्रेरक हार्मोन या FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो आंसर है इसका पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, या इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निषेचन से पूर्व अंडाणु किस अवस्था में होता है? तो निषेचन से पूर्व अंडाणु द्वितीयक अंडक कोशिका या सेकेंडरी oocytes के रूप में पाया जाता है। मानव कोरियानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है? तो इस हार्मोन का स्रावण आंवल से होता है और आंवल को प्लेसेंटा कहा जाता है। तो मानव कोरियानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहाँ से होगा? प्लेसेंटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन क्या है, यानी IUI क्या होता है? तो IUI का मतलब है इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन है। IUI में क्या होता है कि पुरुष के शुक्राणु को वीर्य से पृथक कर दिया जाता है और प्रोसेसिंग करके महीन पतली नली के द्वारा पत्नी के गर्भाशय में पहुंचाते हैं, इसे ही IUI कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतःपात्री निषेचन किसे कहा जाता है, या इसे आप क्या समझते हैं, यानी IVF से आप क्या समझते हैं? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसे बोला जाता है। फुल फॉर्म में, स्त्री के गर्भाशय से बाहर कांच की कटोरी में विशेष कृत्रिम दशाओं में शुक्राणु व अंडाणु की निषेचन क्रिया को IVF कहा जाता है। चलिए अब परिवार नियोजन और जनसंख्या से जुड़े कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। परिवार नियोजन से क्या अभिप्राय है? तो परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को विभिन्न उपायों के द्वारा कम करके मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना ही परिवार नियोजन है। यानी अपने परिवार में जनसंख्या को कम करना, बच्चों को कम पैदा करना, यही क्या है? परिवार नियोजन कहलाता है। यदि आप लोग परिवार नियोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, उसकी विधियां, उसके उपाय, सारा कुछ, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला, परिवार नियोजन में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि जिससे परिवार नियोजन हो जाए तो नसबंदी है। और नसबंदी में होता क्या है? या तो पुरुष की नसबंदी होती है या तो स्त्री की नसबंदी होती है, जिसमें शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी को काटकर बांधा जाता है। अगला प्रश्न है, छोटे परिवार के क्या लाभ हैं? तो छोटे परिवार के प्रत्येक बच्चे को पालन पोषण की समुचित सुविधाएं प्राप्त हो और माता पिता चिंता मुक्त रहते हैं, सुखी व स्वस्थ रहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न योजनाएं भी सुदृढ़ रहती। तो इतने सारे लाभ होते हैं छोटे परिवार के। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है और दशक के प्रथम वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में पिछली जनगणना कब हुई थी?
तो भारत में पिछली जनगणना 2011-12 में हुई थी। अगला, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के विकराल रूप लेने को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों व स्त्रियों में बांध्याकरण किस प्रकार किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांधा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहते हैं। जो पुरुष की नसबंदी होती है उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है और स्त्रियों में अंडवाहिनी को, यानी जो फैलोपियन नलिका होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है और इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुषों में वैसेक्टोमी, स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी, इसके माध्यम से बांध्याकरण किया जाता है, यह नसबंदी की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में प्रथम विधिवत जनगणना कब हुई थी? तो हमारे देश में प्रथम विधिवत जनगणना सन 1881 में हुई थी। अगला, जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप बेकारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, अपराधीकरण आदि बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और प्रत्येक वर्ष अनेक लोग भूखमरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। चलिए अब स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को क्या व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, दिनचर्या में स्वच्छता, नशीले पदार्थों से दूरी बनाना आवश्यक होता है। क्या क्या? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, दिनचर्या में स्वच्छता, नशीले पदार्थों से दूर रहें। तो इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत प्रयास हैं, अतः मनुष्य को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव के 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो तपेदिक और हैजा जीवाणु जनित रोग होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में 2 भयानक रोग कौन से हैं? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा भयानक रोग कैंसर और दूसरा एड्स है। अगला प्रश्न है, रोग विज्ञान से क्या अभिप्राय है? रोगों के कारणों, लक्षणों एवं प्रभाव के अध्ययन को रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहा जाता है। रोग विज्ञान अथवा पैथोलॉजी किसे कहते हैं? रोगों के कारणों, उनके लक्षणों और प्रभावों का अध्ययन करना ही पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा कहाँ पाया जाता है? तो यह घरों में, अंधेरी कोठरियों, रसोई घरों, भंडार गृहों आदि वस्तुओं के पीछे छिपा रहता है। अगला, तिलचट्टा क्या है अगर बता दें? तो तिलचट्टा कॉकरोच को कहा जाता है और कहाँ रहता है? अंधेरी कोठरियों, रसोई घरों, भंडार गृहों आदि में। अगला प्रश्न है, मच्छरों से फैलने वाले प्रमुख रोग बताइए। तो मच्छरों से होने वाले रोगों में मलेरिया, फीलपांव, पीत ज्वर, डेंगू आदि ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट, किन्हीं 2 सामाजिक कीटों के नाम बताइए। सामाजिक कीट का नाम बताना है। तो सामाजिक कीट चींटियां तथा दीमक सामाजिक कीट होते हैं। नेक्स्ट, कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है या तिलचट्टे का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट, गिलहरी शाकाहारी जंतु है अथवा मांसाहारी? तो गिलहरी शाकाहारी जंतु है। किसी उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। उड़ने वाले स्तनधारी का नाम चमगादड़ होता है। अगला प्रश्न है, केचुआ एक लिंगी होता है अथवा द्विलिंगी? तो केचुआ द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट, अपने आसपास किन्हीं 2 परजीवी कीटों के नाम बताइए। परजीवी कीटों के नाम बताना है। तो परजीवी कीट खटमल तथा जूं परजीवी कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के आसपास पाए जाने वाले एक सरीसृप जंतु का नाम बताइए। तो घरों के आसपास पाए जाने वाले एक सरीसृप जंतु का नाम छिपकली, अगर दूसरे का नाम पूछा जाए तो सांप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीमक किस प्रकार हानि पहुंचाता है?
तो दीमक के अंदर सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है, अतः यह कागज व लकड़ी आदि को खाकर उसे नष्ट करता रहता है। इस तरह से कागज को खा लेता है, लकड़ी को खा लेता है तो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट मनुष्यों में सबसे अधिक रोग फैलाता है? घरेलू मक्खी मनुष्यों में सबसे अधिक रोग फैलाती है क्योंकि आसपास रहती है और गंदगी फैलाए रहती है। नेक्स्ट, केचुए में क्लाइटेलम कहाँ पर होता है? तो केचुए में 14वें, 15वें और 16वें खंडों के चारों ओर एक मुद्राकार पेटी बनी होती है, उसे ही क्लाइटेलम कहा जाता है। 14वें, 15वें और 16वें खंड में ये तीनों मिलाकर के क्लाइटेलम खंड कहलाता है। अगला, रात्रिचर कीटों के नाम बताइए। तो काकरोच, मच्छर, झींगुर आदि रात्रिचर कीट होते हैं। नेक्स्ट, घरों के समीप आपने कौन से लाभदायक कीट देखे हैं? तितली और मधुमक्खी घरों के समीप लाभदायक कीट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वृक्षाश्रयी स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। वृक्षाश्रयी यानी वृक्ष में आश्रय लेने वाला, तो गिलहरी वृक्षाश्रयी स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट, घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है, तो हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, केचुआ किस संघ का जंतु है? तो केचुआ संघ एनिलिडा का जंतु है। एनिलिडा और कैसा द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? घरेलू मक्खी के द्वारा हैजा अर्थात कॉलरा, मियादी बुखार अर्थात टाइफाइड, आमातिसार अर्थात डिसेंट्री, अतिसार अर्थात डायरिया आदि रोग। आशा है आप सभी लोगों को वाइवा से जुड़े सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।